हेलो एवरीवन। आज की अपनी क्लास रहने वाली है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। सेकंड टाइप की रिएक्शन होती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर करते हैं छोटे छोटे टॉपिक से, ताकि आपको ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिकम्पोजिशन होता क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि कुछ डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, डिकम्पोज होने के बाद अगर ए सब्सटेंस डिकम्पोज होगा तो उससे बी और सी सब्सटेंस या डी सब्सटेंस भी बन सकता है। तो इसी को हम बोलेंगे ना कि ए से इतने सारे प्रोडक्ट मिले हैं, सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं। एक रिएक्टेंट से अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतना आ गया समझ में। तो इसको कुछ केमिकल रिएक्शन से समझते हैं। केमिकल रिएक्शन, वेट अ मिनट। इसको बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। एक्टिविटी क्या कह रही है, एक्टिविटी 1.5, टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक हमें टेस्ट ट्यूब लेनी है और वो टेस्ट ट्यूब हमेशा ड्राई होनी चाहिए। जैसे आप अगर स्कूल में भी ये एक्टिविटी करेंगे तो ये ध्यान रखना कि जो टेस्ट ट्यूब है वो ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन, पानी भी एक तरह का रिएक्टेंट ही होता है। सो इसीलिए हमें ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है उसका कलर हमें देखना है और रिएक्ट होने के बाद कैसा कलर होगा वो हमें देखना है। ठीक है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर अ फ्लेम ऑफ अ बर्नर। अब देखो फिगर 1.4 में ये लड़की क्या कर रही है, इस लड़की ने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए हैं। उनको इसने हीट करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये हीट करेगी तो ये फ्यूम्स यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, ये फ्यूम्स यहाँ से निकलेगी और इन फ्यूम्स को डायरेक्टली हमें स्मेल नहीं करना है क्योंकि ये हार्मफुल होती हैं। क्लियर। अब ये लड़की जो रिएक्शन कर रही है उसको हम अगर लिखित में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, FeSO4। फेरस सल्फेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में हमें लेना है, क्रिस्टल फॉर्म में लेना है। आ गया समझ में। अब इसने इसको हीट किया। हीट करने के बाद देखो ये एक फेरस सल्फेट Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकली है। इतना आया समझ में। तो ये रिएक्शन में क्या क्या ऑब्जर्व किया हमने कि FeSO4 को, फेरस सल्फेट को अगर हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी, SO2 गैस मिलेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलेगी। क्लियर। अब ये देखा जाएगा कि इस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट से 1, 2 और 3 चीज़ें हमें मिली है, 3 प्रोडक्ट्स मिले हैं। एक ये प्रोडक्ट मिला है, ये और ये। सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट था ना, सिंगल रिएक्टेंट से हमें 3 प्रोडक्ट्स मिले हैं। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को नाम देना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगी कि ये कैसी रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि अगर ए प्रोडक्ट बी, सी या डी में कन्वर्ट हो जाए तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या नाम दिया जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि FeSO4 सॉलिड फॉर्म में है और उसको मैंने हीट किया तो ये क्या बनेगी, यहाँ से SO2 गैस निकलेगी, SO3 गैस निकलेगी और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड हमें मिल जाएगा। इतना आया समझ में। हाँ, चलो तो आगे चलते हैं और समझते हैं। अब देखो ये वाली लाइन देखो, फेरस
सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O। अब इस लाइन का मतलब क्या है? ये जो FeSO4.7H2O है, इसके साथ जो 7H2O है, इस 7H2O का मतलब क्या है? इसका मतलब मैं समझाती हूँ आपको। कलर ऑफ अ क्रिस्टल Fe2O3। हाँ, इसको अलग पेज पे समझते हैं। पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। FeSO4 को जैसे ही मैंने हीट किया, FeSO4 को अगर हीट किया जाएगा तो यहाँ से Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड मिलेगी, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है। अब FeSO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और FeSO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे इसको बिल्कुल प्रॉपरली लिखा गया है कि FeSO4.10H2O, इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो यही है। अब .7H2O का मतलब ये है कि FeSO4 में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप टेस्ट ट्यूब में FeSO4 डाल के उसे हीट करोगे, FeSO4 डाल के उसको अगर हीट करोगे, सपोज करो ये FeSO4 है, ठीक है, और उसको आपने हीट किया। हीट करने के बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ से फ्यूम्स भी आ रही हैं, प्लस हाँ नीला कलर ले लेते हैं, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है कि ये वाटर ड्रॉपलेट इसकी वजह से है। क्लियर? इसीलिए FeSO4 को इस तरीके से लिखा जाता है कि FeSO4 में 7 मॉलिक्यूल्स पानी के भी होंगे। ठीक है। ये 1 मार्क MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो FeSO4 को FeSO4.7H2O किस तरीके से पता चलेगा? इस एक्टिविटी से हमें कंफर्म हो जाएगा कि FeSO4 में 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, और FeSO4 को अगर हीट किया जाएगा तो Fe2O3 मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगी। इतना आ गया समझ में? नेक्स्ट है, इसके कुछ और एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं। एक्टिविटी 1.6। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाएगा तो हीट करने के बाद वहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विक लाइम। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि ए रिएक्टेंट से, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, ध्यान से देखो, ए रिएक्टेंट को अगर हीट किया जाएगा तो यहाँ से बी और सी प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसको भी क्या कहा जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। जैसे मैं इसको हीट कर रही हूँ ना, हीट करने के बाद ही मेरे को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। हीट करने के बाद इसमें एक और टर्म जोड़ दी जाएगी। हीट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? हीट इज रिलेटेड टू थर्मल। ठीक है, हीट इज रिलेटेड टू थर्मल। ठीक है, मीन्स हीट देने के बाद ये सब्सटेंस दो चीज़ों में कन्वर्ट हो रहा है, दो प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तो इसको मैं नाम दे दूंगी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट की ज़रूरत हो, जिस रिएक्शन में हीट देने के बाद कोई भी सब्सटेंस अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसको मैं क्या बोलूँगी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इतना आ गया समझ में? कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगी। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है
क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, अब ये रिएक्शन हीट की हेल्प से हो रही है तो इसको नाम दे दिया जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। अब इसका तीसरा एग्जाम्पल भी समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल एक्टिविटी से समझेंगे। इस एक्टिविटी में एक्टिविटी 1.6 है, फिगर 1.5 है। इस एक्टिविटी में बताया गया है कि एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट ले लेंगे। लेड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और ऊपर से निकलेंगी फ्यूम्स। ठीक है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी। अब चलो देखते हैं इस रिएक्शन, ये जो एक्टिविटी है इसको हम रिएक्शन फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। क्या है यहाँ पे, लेड नाइट्रेट। अब है इसका थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में लेड नाइट्रेट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद यहाँ से मिलेगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि लेड नाइट्रेट को मैंने हीट किया है। हीट करने की वजह से मैं इसको नाम दे रही हूँ थर्मल। ठीक है, हीट करने की वजह से मैंने इसको नाम दे दिया थर्मल। हीट किया तो थर्मल। और डिकम्पोजिशन क्यों, क्योंकि ए सब्सटेंस था, ए सब्सटेंस बी और सी में और डी में, तीन चीज़ों में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ए को मैंने हीट किया तो क्या मिला, बी सी और डी। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे। लेड नाइट्रेट हीट करने के बाद लेड ऑक्साइड मिलेगी, नाइट्रोजन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। इतना आ गया समझ में। अब हम इसका कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये एक्टिविटी से समझाया गया है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या है, एक हम मग ले लेंगे। मग में हम दो इलेक्ट्रोलाइटिक रोड को फिक्स कर लेंगे, जिसका एक का नाम होगा एनोड, दूसरी होगी कैथोड, और उसको हम बैटरी से जोड़ लेंगे। और मग में हम क्या भरेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस किसका हो रहा है, पानी का हो रहा है ना, तो पानी को हम मग में भरेंगे और दो टेस्ट ट्यूब लगा लेंगे। और यहाँ से हम देखेंगे कि जो वाटर है, अगर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी। इतना आ गया समझ में। ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब आप देखो यहाँ पे, देखो ये जो टेस्ट ट्यूब है, ऑक्सीजन एनोड पे जाएगी और हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगी। ठीक है, जो एनोड होगी वहाँ पे ऑक्सीजन रहेगी, कलेक्ट होगी, और जो कैथोड होगी उस पर हाइड्रोजन कलेक्ट होगी। अब यहाँ पे आप रेशो देख रहे हो कि हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। देखो ये वाइट वाला पोर्शन, ये वाइट वाला पोर्शन देखो आप, ये वाला ऑक्सीजन कम है और हाइड्रोजन ज़्यादा है। इतना आ गया समझ में। ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे हो रहा है, पानी को अगर हम इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे तो पानी किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, H2+ ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो अगर देखी जाएगी तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की रेशियो 2 है और ऑक्सीजन की रेशियो 1 है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही यहाँ पे रिएक्टेंट है ना, हाइड्रोजन दो चीज़ों में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको बोल दिया जाएगा कि ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी ये वाली, 2AgCl को अगर हम सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी। इसको एक्टिविटी 1.7 से समझाया गया। फिगर में देखो, एक चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड ले लिया। एक चाइना डिश में हमने क्या ले लिया, सिल्वर क्लोराइड ले लिया, जो कि ग्रे कलर का होता है। अगर मैं उसको धूप में रख दूंगी तो धूप में रखने के थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका डिकम्पोजिशन हुआ है। सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में एक्सपोज किया जाएगा तो यहाँ से
सिल्वर और क्लोरीन गैस मिलेगी। इतना आ गया समझ में। इसकी लास्ट रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सनलाइट में एक्सपोज किया जाएगा तो यहाँ से सिल्वर और ब्रोमीन गैस अलग हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो दोनों रिएक्शन हैं ये वाली और AgBr वाली, वो दोनों रिएक्शन AgBr वाली और AgCl वाली दोनों रिएक्शन किस में यूज़ होती हैं, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती हैं, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ, The above reaction are used in black and white photography. What form of energy is causing these decomposition reaction? बताओ कौन सी ऐसी एनर्जी है जो ये AgBr को ब्रेक डाउन कर रही है Ag और Br2 में, कौन सी है? सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ही तो हो रहा है ना। हमने देखा कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इनको किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो हीट फॉर्म में हो, चाहे वो सनलाइट की फॉर्म में हो, या वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, तभी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो होगी, ठीक है। और इन रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है? एब्जर्व हो रही है। तो अगर एनर्जी एब्जर्व हो रही है तो उस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन देंगे। इतना आ गया समझ में। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।